तद्धित प्रकरण के इस शैक्षिक अधिकार में विगत कुछ वीडियोज़ में हमने बहुत सारे सूत्रों से सिद्ध होने वाली विभिन्न सिद्धियों का अवलोकन किया था। यहाँ इस शैक्षिक अधिकार में कालिकम शब्द की सिद्धि हमें देखने को मिलेगी। कालिकम शब्द का यदि हम लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह करें तो हमें लौकिक विग्रह से उसके अर्थ का बोध होगा तथा अलौकिक विग्रह में मूल पद में प्रयुक्त विभक्तियों और शब्दों को पृथक पृथक करके उल्लेख करना होता है। तो लौकिक विग्रह यदि हम देखें इसका काले भवम जातम वा, यह सप्तम्यंत काले शब्द से अर्थात काल में होने वाला या उत्पन्न होने वाला। यदि काले शब्द का हम विच्छेद करें तो हम देखते हैं कि मूल शब्द काल है और सप्तमी विभक्ति एक वचन में गी प्रत्यय करने पर काले शब्द बनता है या काले पद बनता है। अब इस अलौकिक विग्रह से सारा कार्य हमारा आगे का संपन्न होता है। तो काल प्लस गी इस अवस्था में हम देखें तो सर्वप्रथम एक नवीन सूत्र यहाँ पर प्रस्तुत होता है, कालाठय। यह सूत्र कहता है कि कालवाची सुबंत से शैषिक अर्थ में ठय प्रत्यय हो। तो यहाँ कालवाची शब्द काल है और लौकिक विग्रह में हमने देखा भवम जातम वा, यह अर्थ ग्रहण हुआ है। अतः शैषिक अर्थ तत्र भवः जातः वा अर्थ में यहाँ पर इस विधायक सूत्र कालाठय से ठय प्रत्यय हुआ। तब काल प्लस गी प्लस ठय यह रूप बना। जो भी विधायक सूत्र लगता है वह अलौकिक विग्रह के साथ प्रत्यय का विधान करता है। अतः काल प्लस गी हमने अलौकिक विग्रह किया था। तदुपरांत विधायक सूत्र से कालवाची शब्द से ठय प्रत्यय हुआ, तब काल प्लस गी प्लस ठय यह रूप बना। अब काल प्लस गी प्लस ठय, ठय प्रत्यय लगने के बाद तद्धित का हो गया, अर्थात इसको हम तद्धितांत कह सकते हैं। तो तद्धितांत होने के कारण से कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत काल प्लस गी प्लस ठय की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। तदुपरांत विधि सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। यह सूत्र हमें बताता है कि प्रातिपदिक में अवस्थित जो सुप होते हैं उन सुपों का लुक होता है। तो हमारे पास प्रातिपदिक काल प्लस गी प्लस ठय हैं, इसमें सुप विभक्ति हमारे पास गी हैं, अतः गी का लुक हो जाता है। तब हमारा रूप काल प्लस ठय बनता है। तदुपरांत अब हम प्रत्यय में जो कार्य करने होते हैं उन प्रत्यय में करने योग्य कार्यों को सर्वप्रथम करना चाहिए। तो यहाँ ठय प्रत्यय में यकार अंतिम हल है, अतः विधि सूत्र है हलंत्यम। यह कहता है कि अंतिम हल वर्ण की नित्य इत संज्ञा हुआ करती है। तो ठय में अंतिम हल यकार है, अतः इसकी इत संज्ञा हुई। इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है, तो काल प्लस ठ शेष रहता है। तदुपरांत
ठस्येकः सूत्र से ठ को इक आदेश हुआ करता है। यह सूत्र बताता है कि अंग से परे ठ को इक आदेश होता है। अब समस्या यह है कि अंग का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इस सूत्र की प्रवृत्ति भी सर्वत्र नहीं कर पाएंगे। अतः अंग संज्ञा के लिए पूर्व में अनेकानेक जगहों पर अंग संज्ञा का उल्लेख देखने को मिला है। तो उस अंग संज्ञा से परे ही ठ को एक आदेश होता है। अंग संज्ञा का सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यय अंगम। जिससे प्रत्यय का विधान किया जाए। तो प्रत्यय का विधान हम करते हैं प्रातिपदिक से, तो उस प्रत्यय से पूर्व वर्ण समुदाय की अंग संज्ञा होती है। यस्मात् प्रत्यय विधि ही, यस्मात् यानी जिससे प्रत्यय का विधि यानी विधान किया जाए, तदादि प्रत्यय उस प्रत्यय के परे होने पर उसके आदि शब्द स्वरूपों की अंगम यानी अंग संज्ञा होती है। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यय अंगम। प्रत्यय यानी प्रत्यय परे होने पर उसके तदादि, तद यानी उस प्रत्ययस्य, उस प्रत्यय के आदि यानी आदि शब्द स्वरूप की अंगम यानी अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ हमारे पास प्रत्यय था ठ, तो ठ से पूर्व में हमारे पास शब्द है काल। तो इस काल की अंग संज्ञा होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि काल अंग से परे ठ को इक आदेश हुआ, तब हमारा रूप बनता है काल प्लस इक। फिर अगला सूत्र, जैसा कि हम पूर्व में पढ़ते आए हैं, प्रत्यय के कारण से क्या कार्य होना है। तो प्रत्यय क्योंकि हमारा तद्धित का है और यित प्रत्यय है, ठय में यकार की इत संज्ञा की है, अतः तद्धितेषु चा मादे सूत्र से तद्धित यित प्रत्यय परे होने के कारण आदि अच को, आदि अच हमारा काल में का आ है, तो उस आकार को क्या हुआ, वृद्धि आदेश होता है। अब एक सवाल यहाँ पर उपस्थित होता है, का आ पूर्व में ही वृद्धि संज्ञक है, तो पुनः इसकी वृद्धि संज्ञा करने की क्या आवश्यकता है। तो एक न्याय सूत्र है, उस न्याय सूत्र के हिसाब से पर्जन्यवल्लक्षण, जिस प्रकार से पर्जन्यवल्लक्षण न्यायेन, जिस प्रकार से कहते हैं कि बादल समुद्र में पानी होने के बाद भी अपनी वर्षा समुद्र में करता है, उसी न्याय के हिसाब से पूर्व में वृद्धि संज्ञक या गुण संज्ञक जो भी कार्य है उनके स्थान पर भी वह कार्य होता है। अतः यहाँ आकार को वृद्धि आदेश हुआ, तब काल प्लस इक बना। तदुपरांत इक प्रत्यय तद्धित का है, तो यश्येति च सूत्र कहता है तद्धित का प्रत्यय परे होने पर भ संज्ञक टी का लोप होता है। तो एक तद्धित का है, अतः भ संज्ञक टी काल के ल में स्थित आकार है, टी संज्ञा होती है अचो अंत्यादि टी। अचो में जो अंतिम अच होता है उसकी टी संज्ञा होती है। तो काल में दो अच हैं, आ है और ल में अ है, तो यहाँ टी ल में अ जो स्थित है अंतिम अच, उसकी टी संज्ञा होती है। तो यश्येति च सूत्र से ब संज्ञक टी ल के आकार का लोप हो जाता है, तब ल हल हो जाता है, तब हमारा रूप बनता है काल प्लस एक, अर्थात कालिक। अब यह तद्धित का शब्द बन गया। ये 7 सूत्र में नंबर मैंने इसलिए डाले हैं ताकि पहली चरण की प्रक्रिया हमें ज्ञात रहे कि पहले चरण की प्रक्रिया में हमें तद्धित का शब्द बनाना है। दूसरे चरण की प्रक्रिया अब शुरू करते हैं।
तो किसी भी शब्द से जब हम पद बनाते हैं तो उस पद बनाने की विधि को यहाँ पर हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम सु औ जस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्यय परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात्, ये 5 सूत्र यदि हम अच्छी तरह से देखें तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि हमें किस चीज़ की प्राप्ति होनी है। सर्वप्रथम कहते हैं ज्ञाप प्रातिपदिकात्, गीयंत, गी प्रत्ययांत। गी प्रत्ययांत का मतलब दीर्घ ईकारांत शब्द। आप यानी आबंत अर्थात आकारांत शब्द। और प्रातिपदिकात्, प्रातिपदिकात् पंचम्यंत पद है जिसका तात्पर्य है प्रातिपदिक से। क्या होता है? परह, परे। क्या होते हैं? प्रत्ययः, प्रत्यय होते हैं। कौन से प्रत्यय होते हैं? तो सुपः, सुप प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। सुप प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो सु औ जस, ये जो 18 प्रत्यय सुप प्रत्ययों में बताए गए हैं, सु औ जस, अम औट शस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, गसिभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। 7 विभक्तियां होती हैं किसी भी शब्द रूप में। उन 7 विभक्तियों में 3-3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से कुल 21 शब्द एक शब्द रूप में, या 21 पद कहें उन्हें, शब्द नहीं कहना चाहिए, 21 पद रूप बनते हैं। तो उन्हीं 21 पदों को सिद्ध करने के लिए या बनाने के लिए ये 21 प्रत्ययों का सुप प्रत्यय बनाया गया। तो यहाँ हमें सुप प्रत्ययों में सु औ जस इत्यादि की प्राप्ति होती है। अब ये 21 प्रत्यय जो बताए गए हैं, ये क्रमानुसार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञक तथा प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, इस क्रम में कहे गए हैं। अतः द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने, इस सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति एकत्व की विवक्षा होने पर हमें सु प्रत्यय की प्राप्ति होती है। तब हमारा रूप बनता है कालिक प्लस सु। कालिक प्लस सु जब यह स्थिति प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में बनती है तो द्वयेकयो द्विवचनैक वचने से सु विभक्ति प्राप्त हुई। तदुपरांत अतोअम सूत्र से कालिकम शब्द जो हमारा है यह नपुंसक लिंग का है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, अतः सु विभक्ति प्राप्त हुई। अब कहते हैं नपुंसक लिंग में अतोअम सूत्र से अदंत से परे सु को अम आदेश हुआ करता है। सूत्र तो कहता है कि अदंत से परे नपुंसक लिंग के सु को और अम को अम आदेश होता है। तो यहाँ हमारे पास नपुंसक लिंग में सु प्रत्यय की प्राप्ति हुई थी और अदंत कालिक शब्द है, क में अकार है, अतः अकार से परे सु को अम आदेश हुआ। तब कालिक प्लस अम यह रूप बनता है। तदुपरांत अमी पूर्व सूत्र कहता है कि अत से परे यदि अम का अकार हो तो पूर्व और पर दोनों अकारों के स्थान पर एक पूर्व रूप अर्थात पूर्व में जैसा रूप है वैसा आदेश होता है। तो यहाँ दोनों ही कालिक के क में अ है, उससे परे अम का अकार है, अतः दोनों अकारों के स्थान पर एक पूर्व अकार के समान अकार आदेश होकर कालिकम रूप सिद्ध होता है। तो यह हमारी प्रक्रियागत बातें, जिन्हें 2 चरणों में, मुख्य रूप से तो 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण में हम किसी भी शब्द का लौकिक और अलौकिक विग्रह करते हैं। द्वितीय चरण में हम तद्धित या जो भी शब्द बनाना होता है प्रत्यय लगने के बाद वह प्रत्यय का शब्द बनता है और तदुपरांत उससे हमारा
पद बनता है, तो पद बनाने की प्रक्रिया में इन सूत्रों की प्रवृत्ति सर्वत्र होती है। धन्यवाद।